शास्त्री जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा महेंद्र जी। तो शास्त्री जी, पिछली वीडियो में आपने बताया कि ये जो ग्रह हैं इनका परिवार के साथ क्या संबंध है, लेकिन ये जो ग्रह हैं जो प्रभावित कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है महेंद्र जी आपका, और दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि ग्रह हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हाँ जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रह संकेत मात्र है कि सौर मंडल से हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसका कुछ उदाहरण देकर के हम दर्शकों को बताएंगे जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जन्म कुंडली के अंदर अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ऋण है, कोई कर्ज है, तो वो किस प्रकार हमें उसके लक्षण होंगे, किस प्रकार हमें वो प्रभावित करेंगे, नुकसान करेंगे, हमें लाभ देंगे। इसी प्रकार हम आज चर्चा करेंगे कि ग्रह किस प्रकार प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि हमारा ये जो शरीर है ये नवग्रहों से निर्मित है जी। जैसे कि हमारे बाल है वो शनि है, आंख शनि है, दायां हृदय सूर्य है, बायां हृदय चंद्रमा है, नाभि मंगल है, घुटने केतु होते हैं, पिंडली शनि होती है, नाखून शनि होते हैं। ऐसे ये जो हमारा शरीर है ये ग्रहों से निर्मित है जी। जैसे कि हमारी ये जो चमड़ी है ये शुक्र प्रतिनिधित्व करता है इसका। इसके अंदर जो छोटी छोटी नसें हैं वो बुध है, नाड़ियां जिसको कहते हैं जी। और इसमें बहने वाला खून वो मंगल है। अब उदाहरण के तौर पे कैसे प्रभावित करते हैं तो मैं आपका बताना चाहूंगा कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म हुआ, गर्भ से बाहर आया, उस समय सौर मंडल पे मंगल अपनी गति से बहुत दूर है या वो सूर्य के पास में है, जिसको हम अस्त होना कहते हैं, यानी कि मंगल कमजोर हो गया। अब किसी बच्चे का जन्म हुआ, उसका मंगल कमजोर है, तो उसको क्या है, खून से संबंधित दिक्कतें आएगी, खून की कमी होना या खून के अंदर इन्फेक्शन होना, इस प्रकार से कोई न कोई दिक्कत उसके खून से संबंधित आएगी। अब उसको आप कितनी ही एलोपैथिक चिकित्सा दे दो, लेकिन जब तक वो ग्रह अच्छा नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा है, जैसा कि वास्तु, पिछली वीडियो में मैंने बताया, वास्तु है चाहे ज्योतिष है, इनमें प्राकृतिक चिकित्साएं लेना अति आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। अब जैसे मान लो उस बच्चे का मंगल अगर कमजोर है, उसको खून से संबंधित दिक्कत आ रही है, तो हम ज्योतिष के माध्यम से उसको कैसे ठीक करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो मंगल का रतन आता है मूंगा रतन, जो कि पृथ्वी की गर्भ में कम से कम 2000 फीट की गहराई में पाया जाता है। उस मूंगे का पेड़ होता है। अब उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं, स्वतः ही ऐसे गुण होते हैं कि वो मंगल की ही किरणों को आकर्षित करेगा। वो मान लो हमने उस बच्चे को अंगुली में पहना दिया। अब त्वचा क्या हमारी संवेदनशील है, किसी भी चीज को ग्रहण करेगी। गर्म है तो गर्म लगेगा, ठंडा है तो ठंडा लगेगा। अब मंगल कमजोर है, हमने उसको मूंगा पहना दिया। अब मूंगे के अंदर ऐसे गुण है कि वो 24 घंटे सौर मंडल से मंगल की किरणों को आकर्षित करेगा, यानी उस एनर्जी को खींचेगा और वह त्वचा के माध्यम से धीरे धीरे अपनी वीकनेस को दूर कर देगी, तो उसके खून से संबंधित जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। जैसा कि दूसरे उदाहरण पे मैं आपको बताऊं, आप किसी की जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर है, जैसे राहु बृहस्पति का योग हो गया या बृहस्पति सूर्य के साथ आकर के अस्त हो गया, यानी कि उसकी एनर्जी हमें नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन में हमें श्वास की प्रॉब्लम आए या हमारी शिक्षा अधूरी रहे, पिता के साथ विचार नहीं मिले, ऐसे अनेकों कारण है जो बृहस्पति खराब होने के कारण है। मान लो हम उस जातक को ये बताएंगे कि आप पीपल के पेड़ में जाकर के पानी दो 43 दिन। इसको आप वैज्ञानिक तरीके से समझें कि पीपल के पेड़ तक भेजने का एक बहाना मात्र है। वास्तविकता विज्ञान क्या है कि पीपल का जो पेड़ है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और बृहस्पति की जितनी भी एनर्जी है वो पीपल के पेड़ में है। त्वचा संवेदनशील है। अब जो ही वो जातक उस पीपल के पास जाएगा, उसमें पानी देगा, 2-5 मिनट वहां रुकेगा, तो वहां का जो आसपास का वातावरण है वो बृहस्पतिमय है, यानी कि ऑक्सीजनमय है, प्राणवायु है, तो प्राणी बृहस्पति है। अब जैसे ही वो उसके पास जाएगा, 2 मिनट रुकेगा, 5 मिनट रुकेगा, तो त्वचा संवेदनशील है, वो बृहस्पति की किरणों को आकर्षित करेगी। अगले दिन वो फिर जाएगा, फिर अगले दिन जाएगा, तो धीरे धीरे वो वीकनेस को दूर कर देगी। और जो हमारे अंदर बृहस्पति की वीकनेस है या कमजोर है, वो बृहस्पति अपना अच्छा होकर के अच्छा फल देना शुरू कर देगा। ऐसे ही मान लो अगर जन्म कुंडली में कोई बुरा योग है,
मान लो कि मंगल बद्ध है, यानी कि मंगल अशुभ है। मंगल के प्राय दो रूप माने गए हैं, जैसे एक सालासर बालाजी, एक मेहंदीपुर बालाजी। अब मंगल बद्ध कैसे होता है वो भी हम आगे वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार जन्म कुंडली में देखें कि हमारा मंगल खराब होता है। उदाहरण के तौर पे प्रभावित कैसे करते हैं इस विषय में मैं बताता हूं कि जैसे किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल खराब है, आपने उसको उपाय बताया कि आप मिट्टी का कुज्जा लेकर के उसमें खांड व सौंफ भर करके और जमीन में दबाएं। अब खराब मंगल के अंदर खांड और सौंफ के अंदर मंगल की एनर्जी होती है, वो ज्यों ही अपनी त्वचा के पास वो टच में आएगी, वो जाएगा, जाकर के जमीन में दबा के जैसे ही वो उससे दूर जाएगा तो वो एनर्जी एक रबर की तरह होती है, टूट जाती है। तो इस प्रकार हमें उपाय या ग्रह प्रभावित करते हैं और उपाय करके हम उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये उपाय कैसे काम करते हैं? उपाय का मतलब ये होता है कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य होती है जो कि शुभ फल पैदा करती है। हम किसी प्रकार से कोई क्रिया करें, इसके विषय में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ छोटी सी, दर्शकों को भी, कि किसी को शंका हुई, मान लो विद्यार्थी है, गुरुजन उनको पढ़ा रहे हैं, तो गुरुजन को विद्यार्थी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान के हम भोग लगाते हैं तो वो भोग तो वैसे ही पड़ा रहता है, प्रसाद तो वो प्रसाद ग्रहण कैसे करते हैं? इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा और एक श्लोक उनको पढ़ाया। और श्लोक पढ़ाने के बाद में अंत में उन्होंने कहा कि 1 घंटे के बाद में आप सबको ये श्लोक याद होना चाहिए। अब उसी विद्यार्थी को पूछा, उसने सुना दिया। विद्यार्थी ने कहा कि सही है, नहीं, गुरुजन बोले नहीं ये तो गलत है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो वो श्लोक तो किताब में ही पढ़ा है, तो आपके पास कैसे गया? श्लोक तो वैसे का वैसा किताब में, ये पुस्तक में है, फिर आपके पास कैसा गया? तो ये एक सूक्ष्म रूप होता है। उसी प्रकार उपाय काम करते हैं। हम जब भी कोई उपाय करते हैं तो एक खराब या अच्छी एनर्जी के रूप में वो हमारे त्वचा के टच में, संपर्क में आते हैं और उससे हमें अच्छा फल भी देते हैं। और अगर कोई ग्रह खराब है तो उसकी बुरा फल भी उस वस्तु को हम मंदिर में चढ़ा के या जल प्रवाह करके या तिलक के रूप में धारण करके किसी भी प्रकार से हम उपाय, यानी एक युक्ति होता है, एक साधन होती है, जिसको हम अगर साधारण भाषा में समझे तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होना, इस प्रकार उपाय करते हैं काम। ग्रहों की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के माध्यम से हम रतन के द्वारा, माला के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, या हम कोई उपाय करके मंदिर में चढ़ा के, दान पुण्य करके, हवन करके, किसी न किसी रूप में हम उन उपायों का फायदा ले सकते हैं। तो इस तरह उपाय हमारे जीवन में काम करते हैं कि उपाय भी एक कर्म है। जिस प्रकार हम अपने कर्म करते हैं, दैनिक कर्म, उसी प्रकार ये उपाय भी कर्म है। हम जाने अनजाने में भी उपाय करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे ज्योतिष या अरुण संहिता ये कहती है कि किसी भी वस्तु को खिलाने से उसकी एनर्जी जल्दी एक्टिव होती है। मान लो आपका शनि खराब है, मैंने आपको बताया भाई, आप जब भी आपके मेहमान आए तो उनमें काली मिर्च की चाय पिलाएं, तो काली मिर्च में किसकी है? शनि की एनर्जी है। और आपने वो खिला रहे हो या पिला रहे हो, तो जैसे जैसे वो चाय पिलाओगे वो एनर्जी है वो एक्टिव होती जाएगी। तो हम जन्म कुंडली में पहले ये देखेंगे कि इस जातक का कौन सा ग्रह एक्टिव नहीं है, जो ऊर्जा, इसको सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे रहा। और उस वस्तु को खिलाने से, चाहे वो आप जीव जंतु को खिलाते हो, चाहे आप मंदिर में देते हो, चाहे किसी मेहमान को खिलाते हो, तो वो एनर्जी आपकी, वो ग्रह एक्टिव होकर के आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। इस प्रकार ये उपाय काम करते हैं। तो उपाय कैसे करें? इसका एक तरीका ये होता है कि अरुण संहिता ये कहती है कि जब भी हम जन्म कुंडली के उपाय करें तो पहली बात तो आप स्वयं कर सकते हो, या आपके कोई खून का रिश्ता हो, जैसे कि माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, उपाय कोई भी कर सकता है। हमारा उद्देश्य उस ग्रह को ठीक करना है, क्योंकि जब परिवार में हम जन्म लेते हैं या हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनका हमारा पूर्व जन्मों का कुछ न कुछ संबंध होता है, कुछ न कुछ लेन देन होता है। जैसे कि हम शास्त्रों में कहते हैं पुत्र की श्रेणियां, सेवक पुत्र है, दत्तक पुत्र है, ऋणी पुत्र है, 3 श्रेणियां होती है। उसी प्रकार जब बच्चे का जन्म होता है तो उस जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ग्रह खराब है। जैसे कि मान लो कई बार आनुवंशिक खराब चलते हैं, ये हम आगे भी चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह खराब होने पर कौन सा नुकसान हमें कई बार आनुवंशिक देता जाता है। मान लो किसी का मकान नहीं बन रहा, 3 पीढ़ियों से नहीं बन रहा, उनका शनि खराब है। किसी का कारोबार, व्यापार
अच्छे तरह से नहीं चल पा रहा तो बुध खराब है, ऐसे कुछ जो ग्रह खराब होते हैं तो उनका उपाय हम सुबह ज्योतिष के हिसाब से या अरुण संहिता के हिसाब से सूर्योदय से लेकर के अगर सूर्यास्त तक हम उपाय करेंगे तो उसका संपूर्ण फायदा हमें मिलेगा। दूसरा उपाय, खून का रिश्ता होना चाहिए, कोई भी कर सकता है जी। उसके बाद जैसे घर के अंदर सूतक ना हो, पातक ना हो, ऐसी अवस्था में भी हम उपाय कर सकते हैं। और जो स्त्रियों के लिए उपाय हैं वो 3 या 4 दिन के लिए जो मना होते हैं वो सिर्फ मंदिर के उपाय मना होते हैं, बाकी उपाय हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार उपाय कोई भी परिवार के अंदर एक सदस्य किसी का उपाय करके या संकल्प लेकर के मैं इस मेरा परिवार में ये भाई है या पत्नी है या पति है, मैं इनका उपाय कर रहे हैं और इसका फायदा हमें मिले, तो इस प्रकार हम उपाय कर सकते हैं। तो शास्त्री जी, ये वास्तु और ज्योतिष का क्या संबंध है आपस में? वास्तु और ज्योतिष दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि ये सारा सामुद्रिक होता है। सामुद्रिक का तात्पर्य ये है कि इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मकान, वास्तु, इन सब में कोई न कोई ग्रहों की एनर्जी होती है। वही वास्तु का ज्योतिष से संबंध है। उदाहरण के तौर पे मान लो अपना एक मकान है जी, और उस घर के अंदर जैसे पूर्व दिशा का मालिक सूर्य है, आग्नेय कोण का मालिक शुक्र है, दक्षिण का मालिक मंगल है, और नृत्य कोण का मालिक राहु है, पश्चिम का शनि, वायव्य का केतु, उत्तर का बुध, ईशान का चंद्रमा बृहस्पति और ब्रह्म स्थान का बुध। ये 9 ग्रह वास्तु के अंदर संचालन करते हैं। तो ग्रहों के हिसाब से जैसा कि मान लो पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और सूर्य उदय हुआ तो 12 बजे तक उसकी जो किरणें हैं वो विटामिन से भरपूर होगी, पहले बताया मैंने आपको। अब वहां मान लो किसी इंसान के पूर्व दिशा में शौचालय बनवा दिया जाए, तब शौचालय को किसकी संज्ञा दी गई है? राहु की संज्ञा। जैसे ही वो सूर्य की एनर्जी उस शौचालय पे आएगी तो वहां पर क्या हो गया? 2 ग्रहों का योग हो गया, सूर्य और राहु। दिशा सूर्य की है, निर्माण शौचालय का कर दिया, तो ये सूर्य और राहु का तालमेल हो गया। और सूर्य राहु जब भी मिलेंगे तब हमें क्या फल देंगे? जैसे कि मानसिक तनाव, राजा होते हुए भी रंक की स्थिति होना, अपने भी पराई होना, सर दर्द रहना, ये ऐसे नकारात्मक एनर्जी हमें देने लगेंगे। इसलिए ग्रहों का और वास्तु का आपस में संबंध है जो हमें प्रभावित करते हैं। इसलिए वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। इस पे हम आगे भी एक एक बात पे चर्चा करते जाएंगे कि किस ग्रह की वस्तु पे, जैसे कि मान लो आपके घर के अंदर जिस ग्रह का स्थान है और वहां पर आप कोई दुश्मन ग्रह की वस्तु बना देते हो, जैसे कि ईशान का मालिक चंद्रमा है, आपने वहां स्टोर बना दिया, तो स्टोर क्या है? शनि है। अब चंद्रमा और शनि मिलकर के आपको क्या फल देने वाले हैं? वही उसी पे हम चर्चा भी करेंगे। तो ये दोनों का आपस में एक संबंध है। तो शास्त्री जी, ये उपाय कब करें? इसका कोई उचित अनुचित समय होता है? देखिए महेंद्र जी और दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि जिस उपाय की हमें नहीं जरूरत होती वो उपाय नहीं करना चाहिए जी। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो ये देखें कि आपके जो ग्रह अच्छे हैं, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में जो अच्छे ग्रह उनका आप ज्यादा दान ना करें। मंदिर में या प्रसाद के रूप में चढ़ाना वस्तु को दान नहीं माना जाता। परंतु जैसे कि आपका सूर्य उच्च का है या सूर्य आपका जन्म कुंडली में शुभ है, अब आपने अगर सूर्य का दान देना शुरू कर दिया, जैसे कि गेहूं, गुड़, बाजरा, ये सब, तांबा, ये सारी सूर्य की वस्तुएं हैं। अब जैसे ही आप उनको दान देना शुरू कर दोगे तो आपका जो शुभ ग्रह है वो अच्छा फल देना बंद कर देगा, क्योंकि जो एनर्जी हमारे लिए पॉजिटिव है और उस एनर्जी को हम अपने से दूर कर रहे हैं तो उसका हमें नुकसान भी होगा। इसलिए उपाय करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि उपाय हम जन्म कुंडली अपनी देख करके सोच समझ करके ही करें जी। तो दान देना अच्छी बात है और दान देना भी बुरी बात बन जाती है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि जैसे कि मान लो अगर आपका चंद्रमा छठे घर में है, आपने धर्मार्थ प्याऊ लगवा दी तो वंश तक बर्बाद हो जाता है। इससे ज्योतिष को पहले समझें फिर उपाय करें। उपाय करने से पहले ये अच्छी तरह से समझ लें कि ये उपाय हमें कहीं नुकसान तो नहीं देने वाला, इसलिए ज्योतिष को समझ करके उपाय करें। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अब आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे? दर्शकों,
जैसा कि हमने आज चर्चा की है, आगे भी हम वीडियो में आपकी जन्म कुंडली पे चर्चा करेंगे, वास्तु पे, और ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसको समझने के लिए हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि ज्योतिष को एक भ्रम के रूप में न पालें। आप अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे विद्वान को दिखा करके अपने जीवन की उचित सलाह लें और उचित समय पे उचित उपाय करें। इसका आपको फायदा होगा, परिवार को भी फायदा मिलेगा और आप आर्थिक, शारीरिक व मानसिक रूप से समृद्ध रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।